विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, उसके अंतर्गत आज हम कर रहे हैं भारत की विदेश नीति नेहरू तक। कहां तक? नेहरू जी तक। तो भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होता है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माणात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी विदेश नीति का जब निर्माण हो रहा होता है तो किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो नंबर 1 होता है भौगोलिक तत्व। नंबर 1 भौगोलिक तत्व। नंबर 2 होता है गुटबंदियां। नंबर 2। नंबर 3 विचारधाराओं का प्रभाव। नंबर 4 सैनिक तत्व। नंबर 4 सैनिक तत्व। नंबर 5 नेहरू का व्यक्तित्व। नंबर 6 आर्थिक तत्व। नंबर 7 राष्ट्रीयता। नंबर 8 ऐतिहासिक परंपराएं। और नंबर 9 आंतरिक शक्तियों एवं प्रभावों का दबाव। ये 9 चीजें याद करनी है आपने कि भारतीय विदेश नीति के निर्माणात्मक तत्व कौन कौन से हैं। तो भौगोलिक तत्व है, गुटबंदियां हैं, विचारधाराओं का प्रभाव है, सैनिक तत्व है, नेहरू का व्यक्तित्व है, आर्थिक तत्व है, राष्ट्रीयता है, ऐतिहासिक परंपराएं हैं और आंतरिक शक्तियां एवं प्रभावों का दबाव है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई नीति नहीं थी क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, किंतु विश्व मामलों में भारत की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। इसका न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भी सांस्कृतिक एवं व्यापारिक आदान प्रदान होता रहा है। आप जानते हैं कि कुषाण काल में विदेशी व्यापार था, मौर्य काल में विदेशी व्यापार था, चोल काल में कईयों के साथ क्या अन्य देशों के साथ संबंध थे। कई लोग आते थे हमारे देश में भ्रमण पर, है ना, बुरी बुरी प्रशंसा करते थे यहाँ पर आकर। विजयनगर साम्राज्य में आए कई विदेशी यात्री। तो मैं बता रहा हूँ इस तरह से। तो भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पंडित नेहरू ने 1946 में कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। किस नीति का? स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़ता पूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। मुख्य परीक्षाओं में जब आप नेहरू जी की ये लाइनें लिखते हो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तो याद करना पड़ता है इन्हें, अपनी भाषा में तो लिख नहीं पाओगे। कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए। भाई गुटों की खींचतान से अलग थे हम लोग। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 2 गुट बन गए। एक बना रूस कम्युनिस्ट और एक बना क्या सबसे बड़ा लोकतंत्र का समर्थक देश कौन? अमेरिका। तो कुछ लोग उधर गए, कुछ लोग इधर गए। हमने कहा ना हम इधर गुट में ना हम उधर गुट में, हम गुट निरपेक्ष, हम क्या नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, तो ठीक है भाई, दूर रहते हुए गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़ता पूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। नेहरू का उपयुक्त कथन आज भी भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है और भारत दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना के लिए प्रयत्नशील है। भारतीय विदेश नीति की मूलभूत बातों का समावेश भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में किया गया है। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे होते हैं, जब हम संविधान के भाग 4 में होते हैं तो उसमें आर्टिकल 51 आता है। 51 में क्या कहा गया भाई? कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ऐसे ही लिखा हुआ है। राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसलों के द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। ऐसा आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का आखिरी आर्टिकल है ये 51, है ना। जे बंदोपाध्याय ने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, हु रोट द बुक द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? आंसर जे बंदोपाध्याय। बनर्जी भी बोलते हैं, बंदोपाध्याय बनर्जी एक ही होते हैं, पर जे बंदोपाध्याय याद रखना। द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में भारतीय विदेश के आर्थिक आयाम बताए हैं, जिनमें 3 प्रमुख सूत्र हैं। नंबर 1 सुरक्षा। भैया सबसे पहले क्या? सुरक्षा, देश की सुरक्षा सर्वोपरि। नंबर 2 विदेशी सहायता और नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो ध्रुवों में बंट गई। सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवाद समर्थक पश्चिमी गुट। देखो, सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट, साम्यवाद कल समझाया था मैंने कि साम्यवाद में क्या, साम्यवाद का अर्थ क्या होता है, और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवाद समर्थक पश्चिमी गुट। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म, ठीक है। दोनों ही गुटों ने अपने अपने गुटों के विस्तार के लिए अनेक संगठन बनाए तथा अनेक देशों के साथ सैनिक समझौते और आर्थिक संधियां की। लेकिन हमने क्या किया, नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया। क्या बनाया? कर्नल नासिर इजिप्ट के और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो के साथ मिलकर जेल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। क्या किया? पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। एक सीटो समझौता हुआ था 1954 में। कौन सा समझौता? सीटो समझौता। अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को साम्यवाद के चुंगल में फंसने से रोकने के लिए फिलिस्तीन की राजधानी मनीला में 1954 में सीटो नामक एक समझौता किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने इन देशों को भारी सैनिक और आर्थिक मदद की। क्या की? भारी सैनिक और आर्थिक मदद की। फिलीपींस, मनीला, एशिया का नोबेल कौन? अरे भाई, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं? रेमन मैग्सेसे को बोलते हैं। कौन देता है? फिलीपीन सरकार देती है। मनीला वही जगह है जहाँ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या है? हाँ, फिलीपींस वही देश है जहाँ लुजोन, मिंडानाओ और पालावन 3 बड़े द्वीप हैं। याद आया? फिलीपींस वही जगह है, वो उधर दिख रही है, जहाँ से दाहिनी ओर जाने पर आपको चैलेंजर डीप और मैरिना ट्रेंच दिखेगा, पैसिफिक ओशन का 11 किलोमीटर गहरा पॉइंट। कितना? तो वहां पर हुआ था भाई सीटो समझौता। क्या किया अमेरिका ने? अमेरिका ने अपने पक्ष में करने के लिए साउथ ईस्ट के देशों को, साउथ ईस्ट एशिया के देशों को सैनिक सहायता की और आर्थिक मदद की। एक तो होता है मदद करना बिना किसी उद्देश्य के, एक होता है मदद करना जिसके पीछे उद्देश्य होते हैं। तो अमेरिका जब मदद करता है उसके पीछे उद्देश्य होते हैं, उसके अपने हित होते हैं। दरअसल क्या होते हैं? अपने हितों को देखते हुए वो क्या करता है, कहीं सहायता करता है, कहीं पर हस्तक्षेप करता है। ऐसे ही बगदाद पैक्ट है भाई, सेंटो समझौता 1955। कौन सा? सेंटो। अभी हमने सीटो पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सेंटो। अमेरिका ने पश्चिम एवं मध्य पूर्व एशिया के देशों में सोवियत साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए तथा अमेरिकी प्रभाव का विस्तार करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाने, उनके साथ सैनिक संधियां करने, अरब राष्ट्रों में फूट डालने के लिए 1955 में बगदाद पैक्ट किया। क्या किया? बगदाद पैक्ट किया। इस समझौते के तहत ब्रिटेन, ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और जॉर्डन आदि पश्चिमी एवं मध्य पूर्व एशियाई देश पश्चिमी गुट में शामिल हो गए। इसमें शामिल हो गए, पश्चिमी गुट में शामिल हो गए। 1958 में इराक का समझौते से अलग हो गया, इस समझौते से अलग हो गया, तो इसका नाम 1959 में बगदाद पैक्ट से बदलकर सेंटो समझौता कर दिया। समझ में आया? फिर है भारत पाकिस्तान संबंध। आप सब परिचित हो, लेकिन क्योंकि आप नई जनरेशन हो, आपको पुरानी चीजें नहीं पता होंगी, तो मैं बता देता हूं कुछ चीजें। कि भारतीय नेताओं को यह आशा थी कि देश विभाजन के बाद शांति और आपसी मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा, किंतु पाकिस्तान के विभाजन के साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई जिसके कारण दोनों देशों के मध्य संबंधों में कटुता आ गई, जैसे हैदराबाद विवाद, जूनागढ़ विवाद, ऋण अदायगी का प्रश्न, नहर पानी विवाद, कश्मीर विवाद। ये सारे विवाद जो थे ये उठ खड़े हुए। एक तो दे भी दी जगह, उसके बाद भी विवाद। तो ये विवाद तो भाई क्या है, बातों के भूत बातों से नहीं मानते कि एक बार ढंग से क्या। भारत पाक विभाजन के बाद नहरों के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों में विवाद उत्पन्न हो गया। 1947 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलियनथल ने इस समस्या को राजनीतिक स्तर से हटाकर तकनीकी एवं व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी और इसके लिए विश्व बैंक की मदद लेने की सिफारिश की। वर्ल्ड बैंक, है ना। सितंबर 1951 में विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजनी ब्लेक ने की मध्यस्थता में
एवं इसके बाद मिस्टर इल्की के सहयोग से लंबी बातचीत के फलस्वरूप 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जल विभाजन के प्रश्न पर समझौता हो गया, जिसको सिंधु जल वितरण संधि कहा जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी, आपको पता है 6 नदियों का सही क्रम याद करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ऊपर से नीचे नदियों का सही क्रम क्या है? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ऊपर की 3 नदियों के जल के प्रयोग को कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, 20% हम करेंगे। बाकी नीचे की 3 नदियों के जल का प्रयोग कौन करेंगे? हम करेंगे। क्लियर हो गया? इसीलिए इंदिरा गांधी कैनाल कहां से निकाली हमने? ये भी प्रश्न बनता है। व्यास और सतलुज से निकाली। कहां से निकाली? हरिके बैरेज से। हरिके बैरेज से निकाली हमने। क्यों नहीं निकाली हमने? हम इंडस से निकालते, लेकिन नहीं निकाली क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी है। पाकिस्तान रोता, भागते हुए वर्ल्ड बैंक पे जाता। इवन हम नीलम पर प्रोजेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान चला जाता। नीलम ट्रिब्यूटरी है दरअसल, ऊपर वाली 3 नदियों में से किसी एक की चला जाता है। किसके पास? तो वर्ल्ड बैंक। वहां से फिर आता है रेमंड लेफाइटे आते हैं, वो कहते हैं सही तो है यार, क्या दिक्कत है, क्यों रोते रहते हो? फिर उसके बाद चुप बैठ जाता है। फिर उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता दरअसल रोने के लिए। फिर आजकल वो रो रहे हैं कि हमारा हमसे आगे चला गया कि भारत। तो आगे जाएगा ही भाई, क्या करेंगे? हमने तो भी और आगे जाना है ना? ऐसे ही भस्म हो जाएगा वो, देखना एक दिन। भस्मासुर वाली कहानी सुनी है? कड़ा दिया था भगवान शंकर ने, जिसके सर पे रखेगा वो भस्म हो जाएगा। हमने भी दिया उसे, हमने कहा ठीक है भाई ले, तो यहाँ रह ले, आराम से रहे, अलग रहना ना, ले। फिर दोबारा लगा रहता हो, तो फिर करना पड़ेगा कुछ। मोहिनी अवतार। इस संधि पर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी कराची में हस्ताक्षर किया और 12 जनवरी 1961 से इस संधि की शर्तों को लागू कर दिया। कब से? 1949 में युद्ध विराम रेखा निर्धारण हो जाने पर पाकिस्तान के हाथ कश्मीर को 32,000 वर्ग मील क्षेत्र चला गया, जबकि नियंत्रण रेखा के इस पार का 53,000 वर्ग मील क्षेत्र भारत के अधिकार में रह गया। लगाओ ना, 32,000 वर्ग मील वहां चला गया, 53,000 वर्ग मील यहाँ रह गया भारत के अधिकार में। अगस्त 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनमत संग्रह के प्रश्न पर यह शर्त लगा दी कि पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर के नाम से संबोधित करता है, क्षेत्र से जब पाक सेना और कबायली पूर्णतः हट जाएंगे तभी जनमत संग्रह होगा। तभी। परंतु पाकिस्तान आजाद कश्मीर से अपनी सेनाएं हटाने के लिए तैयार नहीं था और बिना सेना हटाए जनमत संग्रह हो ही नहीं सकता था। अभी करा लो जनमत संग्रह, ना भारत की तरफ आ गए तो क्या? अरे भैया, सबसे पहले रोटी चाहिए लोगों को, नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना? ठीक है, मकान होंगे पर रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, बड़ी दिक्कत है। फिर वो नारे लगाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और वर्दी कहाँ की? वो पाकिस्तान आर्मी की है। दहशतगर्दी चल रही है ना वहां पर, वहां पर नारे लगते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ठीक है, और वो यहाँ वाले कश्मीर से देख तुलना करते हैं जब अपनी, तो उनकी स्थिति तो बहुत ही बुरी है। और यहाँ वाले कश्मीरियों की स्थिति अब तो क्या बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, बस थोड़ा लद्दाख के लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाए, है ना? परंतु पाकिस्तान आजाद कश्मीर से अपनी सेनाएं हटाने के लिए तैयार नहीं था। बिना सेना हटाए जनमत संग्रह हो नहीं सकता था। 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक सैनिक संधि कर ली और इस प्रकार वह सीटो का सदस्य बन गया। क्या बन गया भाई? सीटो का सदस्य बन गया। इसी प्रकार 1955 में बगदाद पैक्ट यानी सेंटो का भी सदस्य हो गया। कौन? पाकिस्तान। वो देखा ना आपने, जब ट्रंप राष्ट्रपति बना है तो पाकिस्तान को जो मिलता था ना, डॉलर्स मिलते थे, जैसे ही वो वापस लिए वैसे ही स्थिति कंगाल हो गई। किसकी? पाकिस्तान, भुखमरी। 1950 में नेहरू ने पाकिस्तान से युद्ध वर्जना संधि, नो वॉर पैक्ट करने का प्रस्ताव किया, किंतु पाकिस्तानियों ने उसे ठुकरा दिया। 6 फरवरी 1954 को कश्मीर की संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास करके जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में विलय, जो महाराजा हरि सिंह द्वारा 26 अक्टूबर 1947 में ही कर दिया गया था, की पुष्टि कर दी गई। भारत सरकार ने भारतीय संविधान में संशोधन करके 14 मई 1954 को अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया।
ये विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1954 में दिया गया था, 14 मई को, जो कि अब खत्म हो चुका है। ठीक है। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। बड़ा अच्छा है, 26 जनवरी तो याद रहेगा, लेकिन 1957 में लागू हुआ जम्मू कश्मीर का संविधान। कब? 1957 में लागू हुआ, और इसके साथ ही कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। अप्रैल 1965 में रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन ऑफ कच्छ जानते हैं कहाँ है? गुजरात में है। रन ऑफ कच्छ नमक है ना, और जंगली गधों का अभ्यारण्य भी है वहां पर, वाइल्ड आर्ट सेंचुरी भी है वहां पे। 3 आइलैंड भी दिखेंगे आपको गुजरात में, थोड़ा ग्रीन ग्रीन से दिखेंगे। क्या क्या है देखना जरा। खादिर, कुछ ऐसा आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी, मैप में दिखेगा आपको। 3 ग्रीन पार्ट है वहां पर। रन ऑफ कच्छ पूरा व्हाइट, मतलब डॉटेड लाइन में दिखाएगा, व्हाइट है पूरा, लेकिन बीच में 3 जगह पर ग्रीन है, तो उनको आइलैंड बोला जाता है। खादिर करके कुछ ऐसा नाम होगा, देखो तो। अगर एटलस है तो मुझे दे दो, मैं बता देता हूं। एटलस है आपके पास? दीजिए। यहाँ पे 3 आइलैंड हैं आपके। हाँ, खादिर, बेला और पाचम। आई आई लिखा हुआ ना, पाचम, खादिर, बेला। रन ऑफ कच्छ के जस्ट नीचे लिखे हुए हैं ये 3 पार्ट, देखिए, इसको चेक कीजिए। ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी। इसके बाद अप्रैल 1965 में रन ऑफ कच्छ को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पुनः संघर्ष हो गया। पाकिस्तान सेना की 2 टुकड़ियां भारतीय क्षेत्र में आ घुसी और कच्छ के कई भागों पर अधिकार कर लिया। सर क्रीक को लेकर भी विवाद है ना। कोरी क्रीक, सर क्रीक, गोडिया क्रीक, बहुत सारी क्रीक मिलेंगी आपको वहां पर। तो सर क्रीक को लेकर विवाद है। 4 अगस्त से 5 अगस्त 1965 को हजारों पाकिस्तानी छापामार सैनिक कश्मीर में घुसाए। इस बीच पाकिस्तान की नियमित सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेखा को पार करके भारतीय भूभाग पर आक्रमण कर दिया और पूर्ण रूप से युद्ध प्रारंभ हो गया। 65 की लड़ाई भाई, भारत पाकिस्तान, खूब मारा हमने उनको, ठीक है, कूट कूट के। 4 सितंबर 1965 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास करके भारत और पाकिस्तान दोनों को युद्ध विराम की अपील की। फलस्वरूप 22 सितंबर 1965 को युद्ध बंद हो गया। क्या हो गया? ब्रिटिश मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप 30 जून 1965 को भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौता किया गया, किंतु यह समझौता अस्थायी सिद्ध हुआ। क्या हुआ? फिर होता ताशकंद समझौता भाई, 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966 सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजीन के प्रयासों से दोनों देशों के बीच उज्बेकिस्तान, पूर्व सोवियत संघ में था कभी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समझौता हुआ। यह समझौता 4 जनवरी 1966 को प्रारंभ हुआ और 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस पर हस्ताक्षर किए। अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 10 जनवरी को हस्ताक्षर हो गए, 11 जनवरी को शास्त्री जी की क्या हो गई? डेथ हो गई। भारत के प्रधानमंत्री की डेथ हो गई कहाँ? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में। और रहस्य है कि कैसे हुई, क्या हुई, कुछ पता ही नहीं चला। शास्त्री जी मरे या मारे गए, पिक्चर देखी होगी आपने, है ना। ताशकंद संधि के तहत यह तय हुआ कि दोनों देशों के सशस्त्र सैनिक 25 फरवरी 1966 के पूर्व उस स्थान पर वापस चले जाएंगे जहां 5 अगस्त 1965 से पूर्व थे, और दोनों देश युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे। ताशकंद समझौते से लौटते समय क्या वहीं हो गई थी उनकी। 11 जनवरी 1966 को भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु आज भी रहस्य है, ठीक है, रहस्य में ही मृत्यु थी उनकी। अब ऐसे करते करते मैं बहुत सारे संबंध बताऊंगा, इसमें मैं इतना ही बता रहा हूं। इसके बाद मैं बताऊंगा बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ, शिमला समझौता क्या था, भारत श्रीलंका, फिर उसके बाद और संबंध अच्छा ये बता दूं, इसको पूरा कर देता हूं, फिर उसके बाद भारत श्रीलंका संबंध करेंगे। तो बांग्लादेश का उदय हुआ भाई 16 दिसंबर 1971। इंदिरा गांधी जी की बड़ी उपलब्धि थी, इन्होंने क्या कर दिया, बाकी आपने देख ही लिया होगा, एक सैम बहादुर, मानेकशॉ, फील्ड मार्शल जो है, उनकी पिक्चर देखिए तो काफी कुछ समझ में आएगा। 1970-71 में शेख मुजीबुर रहमान, इसके मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात ईस्टर्न पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की जनता पूर्णतः
मुजीबुर रहमान के साथ थी। किसके साथ? पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान ने बंगालियों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, जिससे घबराकर हिंदुओं ने अपना घर बार और सामान छोड़ जान बचाने हेतु भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे। यह संख्या धीरे धीरे 1 करोड़ तक पहुंच गई। 1 करोड़ शरणार्थी आए। चकमा, कौन आए? चकमा बोला जाता है उनको। किनको? 1 करोड़ शरणार्थी जब देश के अंदर आएंगे तो भाई क्या हो जाएगा? व्यवस्था छिन्न भिन्न तो हो ही जाएगी। 2 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुयानों ने भारत के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी आरंभ कर दी। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई प्रारंभ कर दी और पाकिस्तान की लगभग 6000 वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में एक सैनिक समारोह में पाकिस्तान के जनरल नियाजी, किसने? जनरल नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। उसके साथ ही 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी हथियार डाले। 93,000 है ये, 93 लिखा हुआ ना, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हुआ। तो बांग्लादेश जो बनाया 16 दिसंबर 1971, याद रहेगा। शिमला समझौता हुआ फिर 72 में। 2 जुलाई 1972 पाकिस्तान में जनरल याहिया खान के स्थान पर सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में आ गई। भुट्टो और भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 जुलाई 1972 को शामिल में को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर भी भारत के लिए समस्याएं उत्पन्न करता रहा है। अप्रैल 1963 में हजरत बल कांड को लेकर पाकिस्तान ने कश्मीर में सांप्रदायिक दंगे कराए। इसी प्रकार 1965 में कश्मीर में घुसपैठिए भेजकर विद्रोह भड़काने के लिए सांप्रदायिक विष का सहारा लिया। 1969 में रबात मुस्लिम शिखर सम्मेलन में तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठने से इनकार कर दिया। 1950 में अल्पसंख्यकों के संबंध में लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ। क्या हुआ? लियाकत नेहरू पैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लियाकत अली जो था ना, वो प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का पहला। नेहरू जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे। एक पैक्ट हुआ था क्योंकि कुछ हिंदू वहीं रह गए थे। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कहाँ रह गए थे? पाकिस्तान में। तो उनके लिए हुआ था लियाकत नेहरू पैक्ट 1950 में, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ और धीरे धीरे उनकी संख्या क्या होती गई? कम होती गई हिंदुओं की। ठीक है, उनको कन्वर्ट कर दिया गया, मुस्लिम बना दिया गया। पाकिस्तान 2 मार्च 1963 को चीन के साथ गैर कानूनी समझौता करके 2000 वर्ग मील यानी 5180 वर्ग मील पाक अधिकृत कश्मीर का भूभाग उपहार के रूप में दे दिया, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हमारी भूमि को चीन को दे दिया उसने। यार तुम मेरी किताब उठा के किसी को गिफ्ट कर दोगे तो मैं तो बोलूंगा ना कि क्यों किया। अब जिसको गिफ्ट किया वो बोलेगा नहीं मुझे तो उन्होंने दिया, मैं तो नहीं दे रहा। मैं बोलूंगा भाई मेरी थी ये किताब तो क्यों दे दिया। तो ऐसे ही हमारे देश का एक हिस्सा अक्साई चीन जो है वो किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में। और पाक अधिकृत कश्मीर तो है ही। और गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बोल दिया संसद में कि जब जब मैं जम्मू कश्मीर बोल रहा हूं तब तब इसका मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को भी समझा जाए। समझ में आया? इतना काफी है। भारत श्रीलंका संबंध, इसके बाद